पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं अपनी केंद्रीय पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप जैसे तपस्वी कार्यकर्ताओं का दर्शन होने का सौभाग्य मिला है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं जब कभी देखता हूं समुद्र की लहरें आती हैं, और मैं मध्य प्रदेश का कार्य करता हूं, गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। आप अपना पानी नहीं बरसा पाते, लेकिन हमारे पास मध्य प्रदेश में पहुंचा देते हैं। आप सूखे से जूझते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सब कुछ हमको देते हैं। हवा हो, पानी हो, जीत की बयार हो। गुजरात की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाम को तय किया, और मैं उस पुण्य धरती को नमन करता हूं कि गुजरात ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजय दी है, और साथ में एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली में दी है भारतीय जनता पार्टी को। और एक बार नहीं दी है, दूसरी बार भी उसको दिया है। मित्रों, जीत भर महत्वपूर्ण नहीं होती, जीत के साथ में देश परिणाम क्या देखता है, यह महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा, मैं अपने नजरिए से देखता हूं, और मैं खाली इसलिए आपका वंदन नहीं कर रहा, इसलिए आपका अभिनंदन नहीं कर रहा। मैं इतिहास का जानकार हूं। मैं देश का संस्कृति और पर्यटन मंत्री रह चुका हूं। जितने भी पश्चिमी सीमा पर युद्ध हुए, जितने भी मुगलों के आक्रमण हुए, उसको अगर किसी ने झेला तो हमारे और आपके पुरखों ने इसी गुजरात की सीमा पर झेला है। आप उन हमलों को भूल नहीं सकते। मैं आने वाली पीढ़ी से कहता हूं, सबसे पहले इतिहास को पलट कर देखो। क्या नहीं था हमारे पास? हमसे किसने छीना? उन छीनने वालों को सजा देने वाला कौन? जो वोटों के सौदागर आज हमारे बीच में आएंगे, क्या उनसे सवाल दागने का अधिकार आपको नहीं है? कि हमने हजारों साल कत्लेआम झेला है, किसके लिए? हमने सोमनाथ के सम्मान के लिए बलिदान दिया है। हमने द्वारका का सम्मान बचाने के लिए बलिदान दिया है। क्या ये इतिहास भुला दिया जाएगा? लेकिन मैं गर्व करता हूं, उस गुजरात की धरती को नमन करने का एक और आधार, जब देश आजाद हुआ तो मंदिरों के पुनरुद्धार का पहला काम गुजरात की धरती से शुरू हुआ, सोमनाथ से शुरू हुआ, और वो बनारस तक पहुंचा। और अभी 2 दिन पहले आपने भी टीवी में देखा होगा, महाकाल का वो वैभव, वो महाकाल लोक फिर से वापस आ रहा है। ये कौन कर सकता है? कांग्रेस तो कर नहीं सकती, और ये जनता ने उसको नकार दिया। कांग्रेस ने कभी इस रास्ते पर कोई पहल नहीं की, और जो पहले हुई उसे रोकने का पाप कांग्रेस ने किया, और इसलिए गुजरात की जनता ने उसको लगातार सजा दी है। लेकिन कुछ अभी नए व्यापारी आ रहे, और वो दिल्ली से आए। ये व्यापारी नहीं है, ये लुटेरे हैं, एक बात का ध्यान रखना। मैं एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपको जल्दी समझ में आएगी। एक बार कहते एक गांव में एक व्यापारी आया। वो व्यापारी तो था नहीं, था तो ठग। उसने कहा कि 100 रुपए में मैं बंदर खरीदूंगा। लोगों को लगा काम मिल गया, बंदर पकड़ पकड़ के 100 रुपए के दिए। अगली साल आया तो उसने कहा कि 500 रुपए में खरीदूंगा। लोगों ने फिर वही काम किया। फिर उसने कहा कि 1000 में खरीदूंगा, तब भी लोगों ने यही काम किया। लोग बड़े खुश हो गए, लोगों को बड़ा विश्वास हो गया। पर उसने अपना एक मैनेजर छोड़ा, और उसने कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो 5000 रुपए में खरीदूंगा। तो उसके मैनेजर ने 2500 रुपए में लोगों को बंदर बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़े शौक से लिया, और उसके बाद में 2500 का ले लिया है। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, वो तो लौट कर ही नहीं आया।
भाई साहब, ये आने वाले जो है ना, वो ऐसे ही लोग हैं, उनको व्यापारी मत समझ लेना, ये लुटेरे हैं। 1,500 रुपया तुमको देकर पहले तुम्हारा विश्वास जीतेंगे और फिर 5,000 की चुपत लगाकर कभी वापस नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इनसे पूछना पड़ेगा सोमनाथ के बारे में तुम्हारी राय क्या है। इनसे पूछना पड़ेगा कि द्वारका के मामले में तुम्हारी राय क्या है। इनसे पूछना पड़ेगा कि इस देश ने 450 वर्ष में 4 लाख से ज्यादा बलिदान दिए हैं राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि के मंदिर बनने में आपका क्या योगदान है? लोग जब हमसे सवाल करते हैं तो हमें भी सवाल करने का अधिकार है कि 450 वर्ष जो संघर्ष चला और उसके बाद बिना किसी खून खराबे के शांतिपूर्वक ढंग से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। हम कितने भाग्यशाली हैं। 450 साल से हमारी पीढ़ियां बलिदान देती रही, लेकिन वो राम मंदिर का यश वापस नहीं ला पाई। अगर मैं किसी पर गर्व करूंगा तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करूंगा, और अगर वो सपूत किसी धरती से आए हैं तो वो गुजरात की धरती से आए हैं। आज जो लोग विरोध करने के लिए खड़े हैं वो किस पर हमला कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं। वो किसका अपमान कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी कोरोना निकला है, उसके पहले प्रधानमंत्री दुनिया के अनेक देशों में गए, क्या लेकर गए? गीता लेकर गए। उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष से मिले तो गिफ्ट में क्या दिया? भारत का ग्रंथ दिया उस दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष को। संस्कृति दी, साहित्य दिया, योग दिया, आयुष दिया। कोरोना की बीमारी आई, ये भारत जरूरतमंद देश था, लेकिन उसके बाद 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाने वाला कौन? वो देश है भारत। पहुंचाने वाला कौन? हमारा नेता नरेंद्र मोदी। लेकिन ताकत कहां से आई? ताकत आई हमारी भारतीय संस्कृति से। हमारे मनीषी, हमारे संत, सारे लोग कहते रहे 2 रोटी पास में हो, कोई भूखा दिख जाए तो एक उसको देना, एक से अपना काम चलाना। सबको पता था कि 1 रोटी से उसका पेट नहीं भरेगा, हमारा भी पेट 1 रोटी से नहीं भरेगा। लेकिन हमको बचपन से सिखाया गया, अगर तुम्हारे पास साधन हो तो कोई जरूरतमंद दिख जाए तो कुछ उसको दे देना, उसके बाद में उपयोग करना। ये है हमारी ताकत, ये है हमारी संस्कृति की ताकत, जिसका परिणाम था कि कोरोना में हम 120 करोड़ के देश थे, लेकिन हमने ताकतवर अमेरिका को भी दिया और जरूरतमंद ब्राजील को भी दिया। हम उस देश के लोग हैं। अगर वैक्सीनेशन के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान ना किया होता, वैक्सीन ना बनाई होती, तो मैं आपसे पूछता हूं, इन व्यापारियों से पूछना, इन लुटेरों से पूछना कि देश कहां जाता। इसकी चर्चा नहीं करोगे, बाकी चीजों की चर्चा करोगे। हमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। उस समय जब ऑक्सीजन की लूट मची थी, तब आप क्या कर रहे थे? आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने तो करके दिखा दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि जीत का कारण सिर्फ जीत नहीं है, सरकार बनाना नहीं है। जीत गुजरात की एक विश्वास दे रही है देश को और दुनिया को। ये बड़ी बात है। हम किसी और राज्य में जीतते हैं तो वहां राज्य में सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गुजरात के मॉडल को आधार मानकर अपना काम करती है। लेकिन गुजरात की जीत सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, गुजरात की जीत देश और दुनिया में विश्वास बढ़ाने की जीत है। ये बात हमें महसूस करनी होगी।